नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690653066089723864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो खगोलीय पिंडों की दूरी मापने के लिए किया जाता है, उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, यानी कि वो स्टेटमेंट बताना है आपको कौन सा ट्रू है, जो कि पार्सेक के बारे में यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट की हम बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर वो है आपका कि एक पार्सेक जो है वो इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर्स के। ठीक है, सो देखिए ये आपको पता भी होगा कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पार्सेक। दूसरा है खगोलविद इसका उपयोग ब्रह्मांड के आकार का अनुमान लगाने में करते हैं, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं ताकि जो एक एस्टिमेशन है यूनिवर्स के साइज का उसको लगाया जा सके। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। वहीं थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज पैरेलैक्स एंगल इज 1 आर्क सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका स्टेटमेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि एक पार्सेक उस वस्तु की दूरी है जिसका लंबन कोण 1 चाप सेकंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, यानी कि जो सही स्टेटमेंट है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि मानव शरीर के सामान्य कार्य करते रहने और शरीर में द्रव और रक्त की मात्रा को बनाए रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स आवश्यक हैं। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी में जो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो किडनी के सामान्य कार्य करते रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम की तो इन इलेक्ट्रोलाइट से जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की ये मतलब मेंटेन रहती है और बॉडी में जो फ्लूइड और ब्लड लेवल है उसको भी ये मेंटेन करता है। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा कैल्शियम जो है ये इसका क्या रोल है बॉडी में। ठीक है, बोन्स के लिए है, टीथ के लिए है और इसके अलावा किस चीज़ के लिए है ये भी यहाँ पर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मीजियोलिथिक साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन बस्तियों की बात हो रही है, उसके संबंध में स्टेटमेंट दिए, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है यहाँ पर कि मध्य पाषाण काल की जो बस्तियां हैं उसके अंश पूरे भारत में मिलते हैं, यानी कि रिमेन्स ऑफ मीजियोलिथिक साइट्स फाउंड ऑल ओवर द इंडिया। तो ये सही बात है क्योंकि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ना सिर्फ कर्नाटक में, जबकि राजस्थान में भी मिलते हैं, मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सेकंड है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो साइट्स हैं वो चौपानी मांडो है, सराय नाहर राय है, महदाहा है, दमदमा है, ये सारी बस्तियाँ जो हैं मध्यकालीन बस्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखें तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अच्छा, ये तो साइट्स हो गई आपकी यूपी की जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ एक साइट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा जो आपका मीजियोलिथिक साइट्स हैं और एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। इसमें आपको याद रखना है बिहार में है एक पैसरा। ठीक है, तो बिहार में है एक पैसरा, इसको ज़रूर याद रखिएगा कहाँ की है, बिहार की। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देंगे तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ये एक मीजियोलिथिक साइट है पैसरा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संगनकल्लू और किबनाहल्ली ये 2 साइट्स हैं आपकी कर्नाटक की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के ये सुल्तान दिए हुए हैं और ये इनका टाइम पीरियड दिया है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर है जो कि मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला है गयासुद्दीन बलबन। अगर बलबन की बात करें तो ममलूक वंश से था ये और इसका टाइम पीरियड यहाँ पर एग्जैक्ट सही दिया हुआ है 1266 से 1287, दिस इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद खिर्ज खां, अगर हम बात करते हैं खिर्ज खां की तो इसका वंश क्या है आपका, सैयद। ठीक है, तो सैयद वंश का है, ये याद रखना है आपको। और 14 से 1421 यानी कि 1414 से 1421 इसका टाइम पीरियड रहा था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बहलोल लोदी की अगर हम बात करें तो बहलोल लोदी आपका लोधी वंश का था, इसके नाम से ही पता चल रहा है। और इसका टाइम पीरियड यहाँ पर जो दिया हुआ है
1451 से 1489 तक। तो ये भी यहाँ पर एकदम करेक्ट दिया हुआ। और बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्टार्टिंग की थी, ये चीज़ याद रखिएगा। खिर्ज खां की बात करें तो इसने स्टार्टिंग करी थी सैयद वंश की। सैयद वंश का टाइम पीरियड ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें सैयद वंश के टाइम पीरियड की तो 14 से 14 स्टार्ट हुआ था ये, और ये आपका 1451 तक रहा था। तो ये इसका टाइम पीरियड है। इसका टाइम पीरियड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ये आपका खिलजी वंश का था, ये तो इसके नाम से पता चल रहा है। बट यहाँ पर इसको ये टाइम पीरियड दे रखा है 1298 से 1316 तक। ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कितना होना चाहिए था आपका 1296, ठीक है। तो इट शुड बी 1296, तब ये सही होता। तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर चूज करना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। सो इस क्वेश्चन में बात करें तो एक तरफ आपको दिया हुआ है जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, यानी कि कृषि क्रांति, और दूसरी तरफ वो किस चीज़ की क्रांति थी उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको वो है आपका हरी क्रांति। अब हरी क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इसके बारे में सब कोई जानते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर करेक्ट है, करेक्टली मैच्ड है। दूसरा है आपका पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन ये आपका झींगा क्रांति से रिलेटेड है, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, और ये भी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। वहीं राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो यानी कि आलू से रिलेटेड है, ये भी सही है। सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये आपका कॉटन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब सिल्वर रिवॉल्यूशन या फिर हम कहें रजत क्रांति, तो ये है आपका अंडा से, ठीक है, यानी कि एग जो होता है एग से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। इट शुड नॉट बी कॉटन रिवॉल्यूशन, इट शुड बी एग रिवॉल्यूशन, ओके। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है संविधान में राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में जो कथन दिए हुए हैं कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है, जो ट्रू नहीं है उसके बारे में बताना है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द एडवोकेट जनरल विच इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इसके आर्टिकल के बारे में है कि आर्टिकल 165 यानी कि 165 में दिया हुआ है कि राज्यों के लिए महाधिवक्ता होगा, ये यहाँ पर सही है। अच्छा, आर्टिकल्स की बात चली है तो दो आर्टिकल आपको और याद रखने हैं, आर्टिकल 177 और आर्टिकल 194। ये दोनों आर्टिकल भी आपका एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है। देखिए, अगर आपको फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो फिर आप हमारे जो पापा वीडियोस हैं या फिर जो अदर वीडियोस हैं जिसमें पूरा डिस्क्राइब करा हुआ है पॉलिटी सेक्शन को, तो वहाँ पर जाकर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये चीज़ लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है क्योंकि एमसीक्यू सीरीज है, तो यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको याद रखने हैं, 177 और 194। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और ये जो अपना त्यागपत्र है ये राष्ट्रपति को देता है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये अपना जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, सही बात है। और ये रेजिग्नेशन किसको देता है, तो ये राष्ट्रपति नहीं है, ये भी आपका कौन है, राज्यपाल। तो सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, तो सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इनके द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी गई थी। ये आई थिंक आपको सबको पता होगा कि ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। 12 जनवरी इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यही इनका जन्मदिन भी है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। वहीं अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि महाराजा अजीत सिंह, इनके आग्रह पर इन्होंने 1893 में अपना नाम विवेकानंद रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखिएगा। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में स्थानीय स्वशासन यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में, तो ये यहाँ पर बताना है आपको कौन से वॉइसराय को इसके रूप में जाना जाता है कि कौन इसका फादर रहा है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इंडिया में, इसका फादर कौन है, तो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को ना पता हो लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड को काफ़ी अच्छा देखा जाता है क्योंकि काफ़ी कुछ इन्होंने करा था हिंदुस्तान के लोगों के लिए उस टाइम पर। अच्छा, इनके टाइम पे आपको 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। एक है आपका वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1882, 1882 का वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, इसको वापस लिया गया था, इसको रिपील किया गया था, ये याद रखना है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ये 1881, ये इनके टाइम पीरियड में आया। इसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है 1882, ये तो खैर आपको याद रहेगा ही, ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी, 1883-84, ये भी याद रखिएगा। 1883 से 1884 ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है। वहीं हंटर कमीशन जो शिक्षा के लिए बना था
ऑन एजुकेशन 1882 का, वो भी इनके टाइम पीरियड में। तो इस तरीके से इनके बारे में 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि रिपील करा गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस लिया गया था, और उसके अलावा पहला फैक्ट्री एक्ट, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी और हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, ये सारे पॉइंट इनके बारे में आपको याद रखने हैं लॉर्ड रिपन के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मलिक सरवर। अब मलिक सरवर का संबंध जो था दिल्ली के कौन से सुल्तान के साथ में था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है मलिक सरवर। देखिए मलिक सरवर की हम बात करें, थर्ड जेंडर था ये। अब ये तो हो गई इनके बारे में कि भाई ये थर्ड जेंडर थे। अब इनके बारे में क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि इनको राज्यपाल बनाया गया था जौनपुर का, ठीक है। अब जौनपुर का जो राज्यपाल बनाया था, सबसे पहली बात, ये जौनपुर को बनाया किसने था, किसने इस शहर को स्थापित किया था? तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक। किसकी याद में बनवाया था? तो वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इनके चचेरे भाई थे, ठीक है। सो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया था जौनपुर, और वहाँ पर इन्होंने इसको, जो कि मलिक सरवर था, इसको वहाँ पर राज्यपाल नियुक्त किया था। तो ये इसके बारे में है जो आई थिंक आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अच्छा, जौना खां किसका नाम था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। ये देखते हैं आपको कितना इसके बारे में पता है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। पहला यहाँ पर है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति और उनके जो कार्यकाल है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। पहला है कि 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, उस व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज। दूसरा है यहाँ पर 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी कि लॉयर के रूप में रहा हो, हाई कोर्ट में 10 ईयर्स तक। तीसरा है यहाँ पर संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष तक निश्चित किया गया। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कि किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक उन्होंने एज अ जज काम किया हो, या फिर 10 साल तक वो किसी भी हाई कोर्ट में लॉयर रहे हो, ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसके जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं, इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई भी टाइम पीरियड यहाँ पर फिक्स नहीं करा गया है। तो केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। तो डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा कि यहाँ पर पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, जो कि आपको विकल्प में कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर विकल्प में एक और दो दे रखा होता तब ये सही होता, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू प्लाज्मोडियम पैरासाइट, यानी कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है या फिर परजीवी है, इसकी वजह से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पायरिया है, अतिसार है, काला आजार है, मलेरिया है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर संविधान जब बनाया गया तो उसमें जो संविधान सभा बैठी तो वहाँ पर कुछ समितियाँ बनाई गई थी। तो वहाँ पर आपको ये जो समितियाँ हैं दे रखी हैं, और एक साइड में दिया हुआ है कि उन समितियों को हेड किसने करा था, यानी कि अध्यक्ष कौन रहे थे। तो पहला है आपका संघ संविधान समिति, तो नेहरू जी एकदम सही है। दूसरा है प्रांतीय संविधान समिति, तो ये भी यहाँ पर सरदार पटेल के रूप में सही है। संचालन समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। वहीं अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो ये आपका जेबी कृपलानी नहीं है, ये थे मुखर्जी साहब, एससी मुखर्जी, उन्होंने इसको हेड किया था, ना कि जेबी कृपलानी ने, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या फिर अनुमति को रोक लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर उस बिल के बारे में बात हो रही है कि अगर कोई भी बिल है जो कि पास करा गया है दोनों हाउसेस के द्वारा, तो उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा वेदर ही अप्रूव इट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 111, उसमें इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में वरीयता के क्रम के अनुसार किसकी रैंक सेकंड नंबर पर है? तो सबसे पहले देखिए देश का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है आपका? जो राष्ट्रपति है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बाद अगला नंबर किसका आएगा? वो है आपके उपराष्ट्रपति। एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि राष्ट्रपति के बाद अगला जो रैंक में आएगा वो कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो आपका है सेकेंड वन, ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति के बाद कौन आएगा? तो उपराष्ट्रपति के बाद अगला नंबर आता है आपका प्रधानमंत्री का, ठीक है। प्रधानमंत्री के बाद अगला नंबर किसका आएगा? वो आएगा स्टेट के गवर्नर्स का।
देखिए ये अपने आप में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन जब आ जाता है तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चल गई कि राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और उसके बाद राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल के बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है आपका पूर्व राष्ट्रपति का, यानी कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं उनका नंबर आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, फिर एक लंबी सीरीज है, तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं, टॉप 4-5 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसी के अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर पूछा है, तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर एक तरफ आपको शेड्यूल दिए हुए हैं, एक तरफ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहला अगर अनुसूची की बात करें तो, या फिर पहले शेड्यूल की बात करें तो, इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम और जो उनकी टेरिटरीज है, यानी कि उनके क्षेत्राधिकार हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये तो आई थिंक आपको पता होगा, सही है। वहीं 7th शेड्यूल या फिर 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद 11th शेड्यूल की बात करें तो ये यहाँ पर आपका म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहा है, जबकि इट शुड बी पंचायत। ठीक है, तो 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में दिया हुआ है, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें दिया हुआ है आपका जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था आपका पंचायत के बारे में, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका जो नगर पालिकाएं हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, आपको गलत ही चूज़ करना था। तो सही आंसर क्या होगा आपका, जो सी वाला है वो यहाँ पर सही होगा। वहीं 4th शेड्यूल की बात करें तो इसमें राज्यसभा सीटों के बारे में है, ये यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जीएसटी जो है इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा शुरू किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 278A यानी कि 278A इसको ऐड करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जीएसटी के बारे में। दो स्टेटमेंट हैं, एक तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 101, इसको 2015 में अप्रूव करा गया था, और ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए था आपका 2016। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जिसमें 278A की बात करी गई है आर्टिकल की, तो ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है वो 279A है। तो इस तरीके से देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा संविधान प्रस्तावना जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या परिवर्तन हुए, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हाट चेंजेस मेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला यहाँ पर चेंज जो है वो ये है कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है इसकी जगह सॉवरेन सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये ऐड करा गया। ठीक है, यानी कि संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बदले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य ये किया गया, एकदम करेक्ट है। दूसरा कि राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता इन शब्दों का यूज किया गया, ये भी यहाँ पर सही है। यानी कि जो यूनिटी ऑफ द नेशन था उसको चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन करा गया। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके संबंध में कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए। पहला यह है कि एक संवैधानिक निकाय है और आर्टिकल 339 द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन आर्टिकल 339 से इनकार है। इट शुड बी 338। ठीक है, 338 होना चाहिए था। दूसरा, इसका कार्य अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित विषयों में सभी मामलों की निगरानी और जांच करना, ये वाली बात यहाँ पर सही है। सो आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सत्य है। ट्रू स्टेटमेंट की बात करनी है तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला सही होता अगर 338 नंबर का आर्टिकल इसके अंदर मेंशन होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संबंध में दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो रॉन्गली मैच्ड है वो आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर है समता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 यानी कि राइट टू इक्वलिटी, तो ये तो यहाँ पर पेयर सही है। सेकंड अगर हम बात करें तो राइट
टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 32 में गिवन है, ये भी बात यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला यहाँ पर हम देखें तो ये है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर यहाँ पर 25 से 28 होता, ठीक है, यानी कि 25 से 28 आर्टिकल की हम बात करते हैं, तो वो आता है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर ये जो है आपका इनकरेक्ट है, और हमें जो चुनना था वो था आपका नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो ये एकदम सही है, आर्टिकल 23 और 24। अगला ये क्वेश्चन है आपका जिसमें बात करी गई है कि कौन से व्यक्ति से संबंधित ये यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला है यहाँ पर कि 11 नवंबर को इनकी जयंती के अवसर पर एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर जो है एक नेशनल डे सेलिब्रेट कराया जाता है 11 नवंबर को। दूसरा है AICTE और UGC जैसे जो संस्थान है, इनकी स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है 1923 और 1940 में जो कांग्रेस सेशन हुए थे, इन कांग्रेस सेशन में ये अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है किसको रेफर कर रहे हैं, मौलाना आज़ाद को, पंडित नेहरू को, नलिनी सेन गुप्ता को, या फिर सरोजनी नायडू। तो सही आंसर क्या है? ये मौलाना आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि 11 नवंबर को जो एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल डे सेलिब्रेट कराया जाता है, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है। अब ये नेशनल डे जो है ये आपका क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है हमारा? 11 नवंबर को। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर AICTE और UGC जैसे संस्थानों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद 1923 और 1940 के जो कांग्रेस सेशन रहे थे उसमें ये अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये जो स्टेटमेंट है आपको विचार करना है इन पर, और जो मुगल बादशाह है उसको यहाँ पर पहचानना है। पहला है कि इन्होंने भगवत गीता और 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। दूसरा है शाहजहांनामा के अनुसार उत्तराधिकार के युद्ध में जब ये पराजित हो गए थे तो इनकी हत्या करके इनका सिर काटकर आगरा के किले में भेजा गया था, जबकि हुमायूं के मकबरे में इनके धड़ को दफनाया गया था। इसके बाद अगला है वर्तमान सरकार इनके जीवन पर नाटकों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट रेफर किसको कर रहे हैं? आपके दारा शिकोह को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22 है हाल ही में रही नीलगाय जो है वो चर्चा में रही थी, उसके संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? पहला है कि यह सबसे बड़ा एशियाई मृग है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा है ये जो है बोसेल्फस जीन्स का एकमात्र सदस्य है, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद है बिहार सरकार ने इसकी हत्या पर रोक लगाने का फैसला लिया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जबकि चौथा स्टेटमेंट जो है जो यहाँ पर दे रखा है कि IUCN स्थिति इसकी संकटग्रस्त है, यानी कि एंडेंजर्ड है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर IUCN जो स्थिति है उसकी ये संकटग्रस्त नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसकी आबादी पे ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये एकदम ठीक है, लीस्ट कंसर्न में इसको डाला गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, इससे रिलेटेड यहाँ पर कथन दिए हैं। पहला है एक अध्ययन के अनुसार इस परियोजना का बहुत बुरा प्रभाव पन्ना टाइगर रिजर्व पर पड़ेगा, ये एकदम सही है, क्योंकि अभी ये इस पूरी स्टडी चली है जिसमें इस चीज़ को फाइंड आउट करा गया है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वहाँ का बहुत सारा एरिया जलमग्न हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर पानी भर जाएगा और उससे वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना दोनों को वहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरा है दौधन बांध और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर का निर्माण इसी परियोजना से रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सही आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर केंदू के पत्ते, इसको कौन से राज्य में हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? केंदू के पत्ते की बात कर रहे हैं, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या फिर कोई नहीं उपरोक्त में से। सही आंसर क्या होगा आपका? उड़ीसा। उड़ीसा में केंदू के पत्ते, इससे बीड़ी भी बनाई जाती है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पेशा अधिनियम की। पेशा अधिनियम इसको कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो सही आंसर यहाँ पर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 1996 यानी कि 1996, ऑप्शन ए। अब ये जो पेशा है इसका पूरा जो फुल फॉर्म अगर हम बात करें, चुप पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये है पेशा अधिनियम। तब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का फैसला लिया गया। तो इस प्रक्रिया में कौन कौन से मंत्रालय की अनुमति जरूरी है? इसमें ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रेलवे या फिर डाक, या फिर ये तीनों ही। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अगर किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होता है तो इन तीनों मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना यहाँ पर जरूरी है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला है आपका महावीर जैन। महावीर जैन से रिलेटेड यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा है जो कि सही है। पहला है अपरिग्रह सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो ये यहाँ पर गलत है क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था। दूसरा है इनका जन्म पावापुरी में हुआ और मृत्यु कुंडलग्राम में, जबकि ये उल्टा है, कुंडलग्राम वैशाली की बात कर रहे हैं। तो कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था और डेथ इनकी कहाँ हुई, पावापुरी में। प्रतीक चिन्ह सिंह है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें कि इन्होंने घर कब त्यागा अपना, तो वो 29 साल नहीं है, दैट इज 30 ईयर्स। तो ये सारी बात है महावीर स्वामी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसका उद्देश्य क्या था। पहला है भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आवाज़ को दबाना, विश्वविद्यालयों में विद्रोह दबाना, या फिर किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा आपका कि जो भारतीय समाचार पत्र थे या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे, इनकी आवाज़ को दबाना, ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का पर्पस, जो भी हमने लॉर्ड रिपन के बारे में भी देखा था कि उनके टाइम पीरियड में इसको वापस लिया गया था, इसको रिपील किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 29, ये है आपका यहाँ पर प्राचीन राजधानी का नाम कौन सी है। यहाँ पर जो राजधानी आपको दे रखी है जिसका नाम महोदय था, इसमें वैशाली, कन्नौज, हम्पी और प्रयागराज। तो सही आंसर क्या आएगा आपका कन्नौज। कन्नौज का एक नाम महोदय भी है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं इनकी मात्रा के अनुसार जो है कौन सा यहाँ पर सही है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर जो आपको दिया हुआ वो दे रखा है 75%, ठीक है। जबकि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 78.08%, ठीक है। 78% है नाइट्रोजन, तो ये यहाँ पर पहला इनकरेक्ट है, आपको सही वाला चूज करना है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95 के आसपास ये है ऑक्सीजन, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये 0.036 के आसपास है, तो ये यहाँ पर सही होगा, जबकि यहाँ पर 1% दिया है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हीलियम की बात करें 0.0005%, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करा है तो तुरंत इसको ज्वाइन करिए, यानी कि सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।